इम्यून सिस्टम को जब हम देखते हैं, इम्यून सिस्टम की इम्यून की जब हम स्टडी करते हैं इसके फंक्शन को और इसकी जो डिसऑर्डर हैं उनको, तो इस ब्रांच को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। दिस ब्रांच इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम एक्चुअली रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी against the pathogen, living pathogen and other organisms। जो लिविंग पैथोजीन है या दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं तो हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट रेजिस्ट करती है और हमें जो है डिफरेंट डिजीज से बचाती है। तो इसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। अच्छा, जो ये इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम ना सिर्फ ये जो लिविंग पैथोजीन हैं या जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, उनसे हमें बचाता है, मगर ये क्या करता है कि ये हमारी बॉडी के जो एबनॉर्मल सेल होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करता है। इम्यून सिस्टम आल्सो डिस्ट्रॉय आवर ओन एबनॉर्मल सेल्स एज वेल एज फॉरेन सेल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई फॉरेन सेल आ गए हैं, कोई बाहर से सेल या बाहर से कोई बॉडी आई है जिसको हम एंटीजीन कहते हैं, उनको तो ये डिस्ट्रॉय करती है, हमारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय करता है। पर जो हमारी बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मल सेल बनते हैं तो उनको भी ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम एक्चुअली इट इज द कलेक्शन ऑफ सेल एंड प्रोटीन। ये एक सेल्स की कलेक्शन है और इसके साथ प्रोटीन भी मौजूद होते हैं, which works in integrated fashions to protect our body। ये जो कलेक्शन ऑफ सेल हैं और प्रोटीन है, प्रोटीन है, ये एक साथ कोलैबोरेट होके काम करती हैं और हमारी बॉडी को बचाती हैं। किन से? हार्मफुल इन्फेक्शन से। हार्मफुल इन्फेक्शन से ये बचाती है। जो इम्यून सिस्टम है हार्मफुल इन्फेक्शन से बचाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये हमारी बॉडी को बचाता है। और ये क्या करता है कि ये कंट्रोल कर रहा होता है कैंसरस सेल को, जो कैंसर सेल हैं उनको भी ये किल करता है। अगर हमें एलर्जी हो जाए तो एलर्जी से भी हमारी बॉडी को ये बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ऐसा शानदार हमारा इम्यून सिस्टम है। हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको हाइपर सेंसिटिविटी है, वहां पे भी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। रिजेक्शन प्रॉब्लम when the tissues and organs are transplanted। जब टिश्यूज और ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, बिलफर्ज किडनी को जब ट्रांसप्लांट किया जाता है किसी के अंदर, या लिवर को जब ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो देखें ये किडनी या जो लिवर के टिश्यूज को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो ये फॉरेन बॉडी हैं, ये फॉरेन बॉडी हैं। तो इन फॉरेन बॉडी को हमारा इम्यून सिस्टम रिजेक्ट कर देता है। तो ये जो फॉरेन कोई भी बॉडी होगी, चाहे वो ऑर्गन हो या टिश्यू हो, जब हम ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करें या लिवर ट्रांसप्लांट करें, तो देखिए किडनी या जो लिवर है कोई और बंदा दे रहा होता है, तो ये फॉरेन चीज हो गई। जब किसी किसी जो रेसिपिएंट होंगे उसके अंदर जब ये लगाई जाएगी, तो ये क्योंकि किडनी या लिवर फॉरेन मटेरियल होगा, तो इसको हमारा इम्यून सिस्टम कबूल नहीं करता, इसको रिजेक्ट करता है। तो रिजेक्शन के एक प्रॉब्लम आता है कि जिस वक्त आप ट्रांसप्लांट करते हैं कोई भी ऑर्गन, तो वहां पे इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉब्लम कौन सा क्रिएट कर रहा है? रिजेक्शन का। कि जो आप ऑर्गन लगा रहे हैं या कोई टिश्यू किसी बंदे में लगा रहे हैं, तो ये जो है रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। और इसकी रिजेक्शन को बचाने के लिए काफी मेडिसिन होती है जो पेशेंट को उम्र भर खानी होती है, जैसे कि उसका इम्यून सिस्टम जो है सप्रेस रहे। अगर हम फंक्शन के हिसाब से इम्यून सिस्टम को देखते हैं, तो इम्यून सिस्टम की दो अकसाम है। इम्यून सिस्टम की फंक्शन के हिसाब से दो अकसाम है। एक इनेट इम्यून सिस्टम है, एक इनेट इम्यून सिस्टम है, दूसरा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है। ये जो इनेट इम्यून सिस्टम है ये बाय बर्थ होता है,
ये इनेट इम्यून सिस्टम बाय बर्थ होता है और ये नॉन स्पेसिफिक होता है। अभी हम बात करेंगे कि ये नॉन स्पेसिफिक क्या है। मीन्स ये किसी एक खास बैक्टीरिया या वायरस ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है। इसमें जितने भी काइंड्स के बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे ये उनको सबको खत्म कर देगा। और जो इनेट बिहेवियर है ये बाय बर्थ होता है। जैसे हम पैदा होते हैं तो ये हम इनेट इम्यून सिस्टम हम साथ में लेके आते हैं। इसको कोई भी सीखने की जरूरत नहीं है। देर इज नो नीड ऑफ इम्यूनोलॉजिकल लर्निंग। ये आगे हम देखेंगे कि ये इम्यूनोलॉजिकल लर्निंग क्या है। तो इसमें इम्यूनोलॉजिकल लर्निंग की कोई जरूरत नहीं होती है। जबकि एडाप्टिव इम्यून सिस्टम जो है, एडाप्टिव इम्यून सिस्टम आफ्टर बर्थ होता है। और जैसे जैसे हमारी बॉडी एक्सपोज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनते जाते हैं। और ये जो एडाप्टिव इम्यून सिस्टम है मींस ये सीखता जाता है। हमारे जो अंदर WBC हैं उनको पता चलता जाता है और वो एंटीबॉडीज बनाते जाते हैं। तो इसके अंदर इम्यूनोलॉजिकल लर्निंग की जरूरत होती है। अब तीन डिफेंसिव लाइन है। तीन डिफेंसिव लाइन है, उनमें जो दो डिफेंसिव लाइन है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये नॉन स्पेसिफिक है। याद करिएगा कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये नॉन स्पेसिफिक है। ये आपने याद करनी है बात कि ये नॉन स्पेसिफिक हैं और ये आ जाते हैं इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर। और जो हाईली स्पेसिफिक है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है जो कि एडॉप्टिव, इसके अंदर एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर आ जाती है। अगर आप अपने बुक का पेज नंबर 295 खोल के रखेंगे तो वहां पे एक टेबल नजर आएगी। ठीक है, जब मैं एडिट करूंगा तो मैं यहाँ पे ये टेबल लगा दूंगा और मैं कहूंगा कि आप टेबल में देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर आता है और जो है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर आता है। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो फिजिकल भी है तो बायोकेमिकल बैरियर्स भी हैं। जो फिजिकल है इसमें स्किन आ जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है, सिलिएटेड इपिथेलियम भी आ जाता है। और बायोकेमिकल बैरियर्स के अंदर सलाइवा आती है, म्यूकस, HCl, गैस्ट्रिक जूस, टीयर्स, स्प्रामेंस जो कि स्प्रम के अंदर होता है। इसको जो है आपने नोट करना है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर फेगोसाइटिस, NK किलर सेल, इन्फ्लामेशन, एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी, प्रोटीन आती है और फीवर आ जाता है। जब हम एडाप्टिव इम्यून सिस्टम को थर्ड लाइन को देखेंगे तो उसके अंदर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी इम्यूनिटी, बी सेल, बी लिम्फोसाइड और T लिम्फोसाइड आएंगे। इनको बारे में हम डिस्कस करेंगे, मगर आज हमने डिस्कस करना है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर आता है और ये नॉन स्पेसिफिक होता है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है ये नॉन स्पेसिफिक होता है। अब देखिए नॉन स्पेसिफिक क्या है। नॉन स्पेसिफिक ये इम्यून सिस्टम नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है क्योंकि which prevent the entry of all kind of pathogens into our body। जितने भी काइंड्स के पैथोजीन्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं उन सब से ये हमें प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन दे रहा होता है। इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक है, किसी खास बैक्टीरिया या वायरस के लिए ये नहीं है। अगर किसी खास बैक्टीरिया या वायरस के लिए ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता तो हम कहते कि ये स्पेसिफिक है। तो ये नॉन स्पेसिफिक है और ये इनेट इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, इनेट इम्यून सिस्टम का ये पार्ट है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये फिजिकली काम करता है, फिजिकली भी ये जो है रोकता है फॉरेन पार्टिकल्स को, और इसके अंदर बायोकेमिकल नेचर भी है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया कि बायोकेमिकल बैरियर्स के तौर पे, रुकावट के तौर पे ये काम करता है। जैसे कि सलाइवा हमारे माउथ में बनती है, म्यूकस हमारे जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, एयरवे पैसेज है उसमें बनता है, हमारे स्टोमक के अंदर HCl बन रहा होता है,
जो टीयर्स, आंखों में आंसू बन रहे हैं, उनके अंदर भी लाइसोजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो स्पर्म के अंदर होता है मौजूद। तो ये सारी चीजें जो हैं केमिकल्स हैं, तो ये बायोकेमिकल बैरियर्स हैं। फिजिकल बैरियर्स के अंदर स्किन आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन आता है और सिलिएटेड इपिथेलियम आता है। तो वन बाय वन दोनों बैरियर्स को हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखना है फिजिकल बैरियर, और फिजिकल बैरियर के अंदर नंबर 1 है स्किन। ये जो स्किन है, हमारी स्किन एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन है, ये याद रखिएगा कि जो स्किन है, स्किन हमारी एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन है, और इसकी जो मेजरमेंट है 1.8 मीटर स्क्वायर है। तो इसकी हम स्किन की अगर फंक्शन देखेंगे तो इसके बहुत एक कोई टास्क नहीं है, इसके ये मल्टी टास्किंग ऑर्गन है। ये बहुत सारी स्किन जो है बहुत सारे काम करती है, जिनमें से जो नुमाया यहाँ पे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, प्रोटेक्शन कर रही होती है, रेगुलेशन का प्रोसेस भी स्किन स्किन का ही है, और नंबर 3 सेंसेशन, सेंसेशन भी इसी का काम है। तो ये हम मल्टीटास्किंग कहते हैं ऑर्गन स्किन को, क्योंकि ये प्रोटेक्शन कर रही होती है, रेगुलेशन, सेंसेशन कर रही होती है। मगर आपके बुक के मुताबिक इसका जो मेन फंक्शन है, या हम कहें कि जो प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन इसका है जो स्किन है एज अ बैरियर है। ये रुकावट है किसके लिए? जो फॉरेन पार्टिकल हैं ये इजीली इंटर नहीं हो सकते। ये बैरियर है, कैसे कि ये प्रोटेक्शन कर रही होती है फ्रॉम द मैकेनिकल चेंजेस, प्रेशर से बचा रही होती है, वेरिएशन इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जो वेरिएशन आ रही होती है हमारे एनवायरनमेंट में, टेम्परेचर अप डाउन हो रहा होता है, तो स्किन जो है उससे प्रोटेक्शन कर रही होती है, रेडिएशन से, केमिकल से, इन सब के लिए बैरियर है, स्किन जो है बैरियर है। तो स्किन के अगर हम सेकंड इसका काम देखेंगे, स्किन जो है मेनी फिजियोलॉजिकल, स्किन परफॉर्म मेनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जैसे कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है, हमने यहाँ पे जिक्र किया रेगुलेशंस का। तो इट आल्सो रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, कैसे? वाया हेयर इरेक्शन। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हेयर जैसे इरेक्ट होते हैं, जिसको पाइलो इरेक्शन कहते हैं, ये जैसे हेयर इरेक्शन होते हैं, टेम्परेचर बॉडी का कम होता है, तो जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि रोंगटे खड़े होना। तो ये जो हेयर है, हेयर की वर्टिकल पोजीशन हो जाती है, हमारे जो बाल हैं वर्टिकली जो है इनकी पोजीशन हो जाती है, और यहाँ पे एयर ट्रैप होता है, इन बालों के बीच में ये जो गैप है यहाँ पे एयर ट्रैप होता है, और ये एक लेयर बनता है जिसको हम कहते हैं इंसुलेटिंग लेयर। ये इंसुलेशन का काम करते हैं, ये जो लेयर बना है एयर का, ये इंसुलेशन का काम करती है, और हमारी बॉडी के अंदर जो हीट है ये हीट लॉस बाहर नहीं हो पाती। तो इस तरीके से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ज्यादा नहीं गिरता, मेंटेन रहता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, हमारी जो लिमिटेड बॉडी का टेम्परेचर है उससे अगर बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है, तो पर्सपायरेशन का प्रोसेस होता है, स्वेटिंग का प्रोसेस होता है। पर्सपायरेशन यानी कि पसीना आना, स्वेटिंग का प्रोसेस होता है, और जो हीट हमारी बॉडी से है वो बाहर निकल जाती है, और टेम्परेचर मेंटेन होता है। स्किन की तरफ जब ज्यादा टेम्परेचर हमारी बॉडी का बढ़ जाता है, तो सर्कुलेशन, ब्लड की सर्कुलेशन ज्यादा स्किन की तरफ हो जाती है, जैसे कि हीट बॉडी से ज्यादा लॉस की जाए। स्किन जो है फ्लूइड बैलेंस करता है। फ्लूइड बैलेंस कैसे करता है? वाया स्वेटिंग, यहाँ पे भी स्वेटिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। जो है ज्यादा स्वेटिंग जो है, अगर बॉडी में पानी ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा स्वेटिंग आएगी, और वाटर जो है बैलेंस होगा, फ्लूइड जो है बैलेंस होता रहेगा। अच्छा, एक मजेदार काम स्किन का ये है कि ये रिजर्वर है फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। हमारी जो स्किन है, स्किन के अंदर कोलेस्ट्रॉल होती है, कोलेस्ट्रॉल स्किन के अंदर होती है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं कि जिस वक्त लाइट हिट होती है, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाती है विटामिन डी के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल जो है रिजर्वर सिंथेसिस मटेरियल है विटामिन डी का।
अच्छा, सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर जो है नेटवर्क ऑफ नर्व एंडिंग्स होती है और सेपरेट रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे कि हीट के लिए अलग रिसेप्टर्स होता है। हमारी स्किन जो है हीट को डिटेक्ट कर रही होती है। जैसे कि अगर टेम्परेचर कम होता है तो जो ठंड हमें महसूस हो रही होती है, कोल्ड के लिए अलग रिसेप्टर होता है। कोई टच करें हम किसी चीज को तो टच के लिए अलग रिसेप्टर होता है, टच के लिए अलग रिसेप्टर्स होता है। और अगर कोई हमें पिन वगैरह टच हो जाए तो जो पेन हो रहा होता है तो पेन के लिए अलग रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो मुख्तलिफ अकसाम के रिसेप्टर्स स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि स्किन जो है सेंसरी ऑर्गन है जो कि मुख्तलिफ स्टिमुलस को रिसीव करती है। कोई भी बाहर की तरफ अगर चेंजिंग आ रही है, मीन्स किसी गर्म बर्तन को अगर आप हाथ लगा रहे होते हैं तो ये जो हीट फील हो रही होती है ये इसलिए हो रही होती है क्योंकि स्किन के अंदर जो नर्व की एंडिंग है ये इस हीट को, स्टिमुलस को रिसीव कर रही होती है। अगर किसी ठंडी चीज को आप हाथ लगाते हैं तो ये जो ठंड फील हो रही होती है आपके हाथ में, तो ये रिसेप्टर्स, स्पेशल रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। कोल्ड के लिए अलग, हीट के लिए अलग, टच के लिए अलग और पेन के लिए अलग रिसेप्टर्स होते हैं। तो हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन को तीन लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। ऊपर ऊपर जो लेयर है, टॉप मोस्ट जो लेयर है, इसको हम कहते हैं एपिड्रम। और एपिड्रम के अंदर लेयर आती है, इसको हम कहते हैं ड्रम्स कहते हैं। और अंदर जो लास्ट लेयर आती है इसको हम कहते हैं हाइपोड्रम। तो तीन लेयर हैं, नंबर 1 एपिड्रम, नंबर 2 ड्रम, नंबर 3 जो लेयर है हाइपोड्रम है। सबसे पहले हम एपिड्रम्स को देखते हैं कि एपिड्रम्स क्या है। अच्छा, एपिड्रम्स को सबसे पहले हम देखते हैं एपिड्रम को। द वर्ड एपी, ये जो एपी है, एपी की मीनिंग है अपर। एपी हम कहते हैं अपर को। तो ये अपर मोस्ट लेयर है स्किन की अपर मोस्ट लेयर है। और ये जो है इसके अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं होती, लेक ब्लड सप्लाई, इसकी तरफ ब्लड नहीं जाता। ये डिपेंड कर रही होती है ड्रम्स पे। इसके नीचे जो लेयर है ड्रम, ये जो अभी मैंने आपको बताया कि जो अपर लेयर है, ये अपर लेयर जो है ये एपिड्रम है। और इसके नीचे जो ये लेयर है नंबर 2 लेयर, ये ड्रम है, ये ड्रम है। और तीसरी जो लेयर है ये हाइपोड्रम है। तो ये जो एपिड्रम है, एपिड्रम एक्चुअली न्यूट्रिशन या जो वेस्ट डिपोजिशन होती है ये ले रहा होता है कहां से, ड्रम से। तो ड्रम से ये रिसीव कर रहा होता है न्यूट्रिशन को और जो वेस्ट है इसको। एक्चुअली जो एपिड्रम है, एपिड्रम बनी होती है डेड सेल की और कैरेटीन्स की। सो द एपिड्रम विच इज मेड अप ऑफ डीपली पैक्ड डेड सेल से ये स्किन बनी होती है और इसके अंदर कैराटीन प्रोटीन होती है। आगे एपिड्रम को हम देखेंगे। एक एपिड्रम का बड़ा कमाल का काम यह है कि ये प्रोटेक्शन कर रही होती है। अब प्रोटेक्शन ये कैसे कर रही होती है, जरा इसको देखें। द एपिड्रम व्हिच इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ सम माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स की ग्रोथ को ये रोकती है। एंड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्ट द बैक्टीरियल एंजाइम जो कि एपिड्रम को तोड़ता है, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर है। मींस बैक्टीरिया अगर हमारी स्किन के ऊपर आ भी जाएंगे या और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आएंगे तो उनके लिए एपिड्रम के पास बड़ा कमाल का मैकेनिज्म मौजूद है कि इनका जो एंजाइम है, बैक्टीरिया का जो एंजाइम है, ये स्किन पे काम करेगा ही नहीं। और जो दूसरे माइक्रोब्स हैं ये भी पेनिट्रेट नहीं होंगे क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो जो फॉरेन माइक्रोब्स हैं या जो बैक्टीरिया हैं उनको देखें कैसे ये इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या जो इनकी एंट्री है उसको कैसे रोकते हैं। देखिए, हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जो एपिड्रम है, एपिड्रम एक्चुअली बनी होती है डेड सेल की। 10 मिनट रह गए हैं, जहां पहुंचे, डेड सेल की और कैराटीन की बनी होती है। तो ये इसकी बड़ी खूबसूरती है कि डेड सेल और कैराटीन जो एपिड्रम का सरफेस है
ये मैकेनिकली टफ बना देते हैं। इस टफ सरफेस की वजह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर इंटर नहीं हो सकता। एपिड्रम एपिड्रम के पास फैटी एसिड्स होते हैं। अब ये जो फैटी एसिड हैं, फैटी एसिड स्किन को ड्राई कर लेते हैं, स्किन को साल्टी कर लेते हैं, और स्किन को एपिड्रम को एसिडिक कर देते हैं। अब ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं, ये तीनों प्रॉपर्टीज क्या करती हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर देती हैं। जो तीसरा इसका कमाल का एपिड्रम का रोल है वो ये है कि जो एपिड्रम, जो अपर मोस्ट लेयर है, ये शेड ऑफ हो रही होती है। जो अपर लेयर है ये उतर रही होती है, जब ये निकल रही होती है, बाहर उतर रही होती है, शेडिंग हो रही होती है, तो इसके साथ साथ बैक्टीरिया या जो माइक्रोब्स हैं वो भी इसकी स्किन के साथ उतर जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि एपिड्रम जो है फ्रीक्वेंटली शेड होती है अलॉन्ग विथ द माइक्रोब्स, माइक्रोब के साथ ये शेड हो जाती है, स्किन उतरती रहती है और उसके साथ जो माइक्रोब्स हैं वो भी उतर जाते हैं। लास्ट इसकी एपिड्रम की जो पॉइंट है, जो कि आपकी बुक में भी लिखी हुई है, एपिड्रम के अंदर इम्यून सेल होते हैं। ये याद रखिएगा कि एपिड्रम के अंदर जो इम्यून सेल होते हैं, एक लैंगरहैंस सेल है, एक लैंगरहैंस सेल जो है एपिड्रम के अंदर होता है, जो कि स्किन रेजिडेंट है मैक्रोफेज की। यहाँ पे मैक्रोफेज की रेजिडेंस है। और दूसरा टी सेल है। टी सेल क्या करता है, जो माइक्रोब्स होते हैं इन माइक्रोब्स की एलिमिनेशन करता है, इन माइक्रोब्स को भगा देता है। अच्छा जी, आगे हम देखेंगे ड्रम्स का रोल। इसको तो आज पूरा करते हैं, बाकी कल देखेंगे। ड्रम्स जो है, ड्रम, एपिड्रम के बाद ड्रम आती है, डर्मस आता है। एपिड्रम्स के बाद डर्मस आता है। डर्मस के अंदर लिविंग सेल मौजूद हैं, ब्लड वेजल्स हमें नजर आती हैं, नर्व्स की एंडिंग नजर आती हैं, और दो शानदार इसके अंदर ग्लैंड मौजूद हैं। एक स्वीट ग्लैंड है जो स्वीटिंग करता है, पसीना जो हमें आ रहा होता है। एक्चुअली स्वीट ग्लैंड्स जो हैं कहाँ पे मौजूद हैं, ड्रम्स के अंदर। सेबिशियस ग्लैंड, बड़ा कमाल का ग्लैंड ये मौजूद होता है, जो कि आयली सिक्रेशन, हमारी स्किन जो आयली होती है, एक्चुअली ये आयली क्यों होती है, क्योंकि ड्रम्स के पास एक ग्लैंड मौजूद है जो कि एक ऑयली सिक्रीशन जो है सीक्रीट करता है, जिसको सेबियम कहते हैं। सेबियम एक ऑयल लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारी स्किन पे सीक्रीट होता रहता है। और ये जो ऑयल लाइक सिक्रीशन जिसको हम सेबियम कह रहे हैं, इसको सीक्रेट करने वाले जो ग्लैंड्स हैं उनको हम सेबिशियस ग्लैंड्स कहते हैं। अब ये जो सेबिशियस ग्लैंड है, सेबियम्स हैं या जो सेबिशियस ग्लैंड हैं, ये बात याद रखिएगा कि एक्चुअली ये ओपन हो रहे होते हैं हेयर फॉलिकल सेल में। क्योंकि हेयर फॉलिकल सेल्स जो हैं ये भी ड्रम्स में होते हैं, तो ये जो ग्लैंड हैं ये ग्लैंड ओपन हो रहे होते हैं हेयर फॉलिकल सेल के अंदर, जैसे कि हेयर को लुब्रिकेट किया जाए। अच्छा, जो ये सेबियम है, सेबियम के अंदर कुछ एसिड्स होते हैं जो कि एक फिल्म सरफेस बना देते हैं। उसकी वजह से जो माइक्रोब्स हैं ये ग्रो नहीं कर पाते। तो स्किन पे ये एक्ट कर रहे होते हैं केमिकल बैरियर फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो फिल्म सरफेस बन रहा है एसिड का, एक्चुअली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए रेजिस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां से पेनिट्रेट नहीं कर सकते। तो इसके अंदर जो 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 वैरायटी ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स इनहिबिटर्स मौजूद होते हैं, जो कि स्किन पे रोक देते हैं माइक्रोब्स को। अच्छा, उसके बाद अगर हम स्वीट ग्लैंड्स को देखेंगे, तो स्वीट ग्लैंड्स के अंदर जो स्वीट ग्लैंड हैं ये स्वीट को सीक्रेट करते हैं, पसीने को सीक्रेट करते हैं, और पसीने के अंदर अंदर जो है लाइसोसोम एंजाइम होता है। ये जो लाइसोसोम एंजाइम है ये डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरिया को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। लास्ट हमारा हाइपोड्रम रह गया है। हाइपोड्रम लास्ट लेयर है। इसके अंदर, हाइपोड्रम्स के अंदर फेट स्टोरिंग टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। फेट स्टोरिंग टिश्यू इसके अंदर एडिपोज टिश्यू होते हैं, जो कि एक इंसुलेटिंग लेयर बनाते हैं सर्दियों में, जैसे कि हमारी बॉडी से हीट लॉस ना हो पाए। और इसका दूसरा काम यह है
कि ये कनेक्ट्स करते हैं द हाइपोड्रोम विच कनेक्ट्स द स्किन विद अंडरलाइंग मसल्स एंड बोन्स। मसल्स और बोन के साथ कनेक्शन जो बनाती है, मसल्स और बोन के साथ जो स्किन का कनेक्शन है, ये कनेक्शन हाइपोड्रोमस बनाता है। तो ये 3 लेयर्स थे, इन 3 लेयर्स के बारे में हमने बात की। और इसके अलावा जो एक एडिशन थिंग है, इसके अलावा इसके अंदर जो एडिशन थिंग है, 2 और इसके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं। एक रेस्पिरेटरी पैसेज वे है, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। आई थिंक उसको जो है हम कल ही देखेंगे, आज के लिए इतना काफी है। कल इंशाल्लाह ताला हम सेम टाइम पे जो है हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।